नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत भाई आपका। बधाई हो आपको। गिद्ध मीडिया, जिसे गोदी मीडिया के नाम से कुछ लोग पुकारते हैं, कुछ लोग पामेरियन बोलते हैं, अलग अलग नामों से विख्यात है। कई नाम है इसके। इस गिद्ध मीडिया को दो नए एंकर मिले हैं, इसीलिए आपको मुबारकबाद देनी है। दोनों नए एंकर्स का नाम भी मैं बता देता हूं शुरुआत में ही, कोई सस्पेंस नहीं रखेंगे। आगे हम दिखाएंगे कि कैसे ये दोनों एंकरिंग की परीक्षा पास करके वहां पर भर्ती हुई है इन दोनों की। नाम है पहला राजनाथ सिंह। फिर से सुन लीजिए, राजनाथ सिंह। और दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ। ये दो नए एंकर हालांकि बहुत दिन से रेस में थे, रेस में बहुत दिन से थे, लेकिन आखिरकार इनकी भर्ती हो गई है। अब एलिजिबिलिटी में कहीं कोई कोर कसर नहीं है। इसके साथ ही एक और नया परिवर्तन और बड़ा परिवर्तन आया। लगातार 2014 के बाद से आप और तमाम हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ मेरे अनुज साथी, सहयोगी सब ये कहते रहे कि गोदी मीडिया को फीड कौन देता है, टास्क कौन देता है? आईटी सेल और भाजपा के नेता। लेकिन रिवर्स हो गया। गंगा बंगाल की खाड़ी से बह करके अब गंगोत्री में समाहित हो रही। अब गोदी मीडिया भाजपा के बड़े-बड़े में भाजपा के पन्ना प्रमुख की और किताब प्रमुख की, कॉपी प्रमुख की नहीं बात कर। भाजपा के बड़े-बड़े लीडर, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा होता है और कई बार तो अध्यक्ष से भी बड़ा हो जाता है, संगठन महामंत्री। तो बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे लोगों को अब टास्क वो देवगन वगैरह दे रहे हैं। वो अजय देवगन, वीरू देवगन नहीं, ये तो देवगन यहाँ पर भी है। वो दे रहे हैं, ऐसे एंकर्स दे रहे हैं। यानी ये गिद्ध मीडिया अब बड़े-बड़े नेताओं को, भाजपाइयों को टास्क दे रही है, उनको आगे के लिए नैरेटिव दे रही है और उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनको पता चल जाता है कि अगर गोदी मीडिया या गिद्ध मीडिया दी है, इसका मतलब ये आका का हुक्म है। तो आका कितने जगह हुक्म देंगे? एक जगह दे दो गिद्ध मीडिया को, तुरंत उसको फॉलो कर लेंगे बाकी सब। जो हम बोल रहे हैं उसको आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और थोड़ा-सा पार्ट मैं दिखाऊँगा, बाकी फिर हेमंत भाई दिखाएँगे, बहुत चीज़ें बताएँगे। इंदिरा गांधी तक आज चलेंगे हम चर्चा में, क्योंकि जब बात मीडिया की है तो चलेंगे इंदिरा गांधी तक। सबसे पहले लाइए जरा राजनाथ सिंह को एंकर के, क्यों हम कह रहे हैं उनको एंकर। राजनाथ बोले, ब्रह्मोस की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। नया भारत सीमा पार जाकर भी मुंहतोड़ जवाब देगा। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट शुरू। इसको रहने दीजिए 30 सेकंड, बाकी तो ही बहुत कुछ बताएंगे हेमंत जी। ये जो धमक रावलपिंडी तक, लाहौर तक, गुजरावाला तक थी, ये कहाँ थी अब तक? ये जी न्यूज पर, न्यूज नेशन पर और फलान ढिमकान, सबसे तेज, सबसे धीमा, इन्हीं सब पर थी। कराची कब्जा, इस्लामाबाद घेर लिया है, मुनीर भाग गया है, शहबाज शरीफ का घर जो है घेर लिया है, सरेंडर कर दिया है प्रधानमंत्री ने। उसी भाषा को नहीं मैच कर रहा है ये जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से दो जाबाज बहनें आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। आती थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले चैनल पर, वहां लाइव होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ब्रीफिंग में। उन्होंने कभी जो जानकारी नहीं दी ऑफिशियली, वो अनऑफिशियल जानकारी लेकर राजनाथ सिंह आए। हटाइए इनको, हटाइए हटाइए हटाइए। इतने देर तक गोदी एंकरों को नहीं स्क्रीन पर रखिए, हटा दीजिए। ये जो उन बहनों ने नहीं दिया इंफॉर्मेशन, जाबाज बहनों ने, वो लेकर के आए हैं अब। और अब तक संघर्ष पर और संघर्ष विराम पर ऑफिशियली मोदी या मोदी का कोई मंत्री सामने नहीं आया, कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है, लेकिन चालू हो गए। क्योंकि इनका मकसद ही था ना आतंक ना पाकिस्तान, मकसद था चुनाव। अब ये एंकर चालू हो गए नई नई भर्ती वाले। अगला दिखाइए स्क्रीनशॉट, लाइए फट से लाइए भैया, तब चले हेमंत भाई बैठे हैं। अगला देखिए, भारतीय सेना की धमक रावलपिंडी तक पहुंची, जहां पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है।
बाप रे बाप! तब फिर गलत कहाँ लिखा था जी न्यूज वाला और ये सब? क्यों उसको एडवाइजरी दिए थे? एडवाइजरी तो इनको दो, राजनाथ सिंह को। दिक्कत तो है, एडवाइजरी देना किसको चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राजनाथ सिंह। तो जब रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर तक धमक पहुंची गई तो शहबाज शरीफ तो घुटने पे हो ही गए। फिर घेर लिए थे आप, छोड़ के आगे, पूरा बताइए। अब दो एक एंकर हो गया, अब दूसरे एंकर का अगला दिखाइए स्क्रीनशॉट। दूसरा एंकर, ये दूसरा एंकर तो अभी बहुत इसका फ्यूचर लंबा है, इसके पास समय ज्यादा है, ये सबसे बड़ा एंकर बन सकता है। देखिए, ब्रह्मोस की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी, नहीं देखी तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना। और गरजे, कभी बोलते तो ही नहीं है लोग भाई, गरजते ही हैं। हमने भाषा बोलचाल की सीखी थी, लेकिन हमारे बीच में गरजने वाले लोग हम समझ ही नहीं पाते हैं, कान फट जाते हैं। हटा दो। हेमंत भाई, एडवाइजरी आई थी कि आप पाकिस्तान के सोर्स से, ये एडवाइजरी थी, और विक्रम मिश्री ने भी ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तानी सोर्स से आप कोई न्यूज मत चलाइए। यही था ना? था कि नहीं था? आप बताइए पहले, हाँ बोलेंगे तब हम। था ना कि नहीं चलाइए? वहां की उस धरती से जनरेट कोई न्यूज वीडियो मत चलाइए, वहां से, वहां के सोर्स से मत चलाइए, वो अफवाह फैला रहे। हमारे योगी सलाह दे रहे हैं कि जाओ पाकिस्तान से पूछ के आओ। नहीं यकीन हो, किसका माने? हैं? इन एंकरों को मुबारकबाद भाई, आपको मुबारकबाद, आप बहुत दिन से अच्छे एंकर तलाश रहे थे। कुछ करिए आशीष टीका जी, टिप्पणी। आशीष जी नमस्कार आपको, सारे साथियों को। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जो ये इस बार पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष हुआ, इसमें हथियारों की उसकी बात तो बाद में है। ये दो स्तर पे बड़ा भारी लड़ा गया। एक तो जो आपके गिल्ड चैनल हैं, उन्होंने इसको थंबनेल के हथियार से लड़ा। उनके थंबनेल आपने जितने दिखाए, कल भी दिखाए, हमने रोज चर्चा कर रहे थे, थंबनेल उनका सबसे मारक था। और ऐसा मारक के मुनीर वगैरह भी देश छोड़ के भाग गए, शहबाज शरीफ भी बंकर में घुस गए, और पता नहीं क्या क्या हुआ, कौन से राज्य, कौन से उन्होंने आपने शहर कब्जा लिए, कौन से दो टूक कर दिए, कभी होके आ गया, कभी पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया। एक वो चीज थी, और दूसरा था भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव। देखिए, सीरियस नोट के ऊपर आशीष भाई बात यह है कि पाकिस्तान इस पूरे संघर्ष के अंदर बहुत बुरे तरीके से डिफेंसिव पे था ऑल थ्रू। आपने लगातार देखा, एक तो गलत जगह पकड़ा गया आतंक को संरक्षण देते हुए। जैसे ही हमारी सेना ने वो जबरदस्त स्ट्राइक किए 9 उनके आतंकियों पे, शिविरों पे, लॉन्चिंग पैड्स पे, उनके हेडक्वार्टर्स पर, और उसके बाद जो पिक्चर्स आई, पहले तो उनका तहस नहस हुआ, उसके सारे वीडियो आ गए, सारी पिक्चर्स आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो और भी खतरनाक था कि पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं, आतंकियों के शव उनके पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए, और वो सारा दुनिया ने देख लिया, और वो सारा स्टेब्लिश हो गया। उस सब के बावजूद भी, राजनाथ और योगी पे मैं आऊंगा, उस सब के बावजूद भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 4 बार, ये संघर्ष 4 दिन चला, इस 4 दिन में 4 बार देश की जनता से रूबरू हुआ, चाहे वो संसद के जरिए, चाहे वो देश के नाम संदेश के जरिए। हम तो, हमारी सेनाओं ने तो सब कुछ पाकिस्तान का बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि टारगेट पे लेकर के, और बिल्कुल जो जिस पर्पज के लिए उनको आपने अधिकृत किया था, उस सारे के करीब पहुंच गई थी वो, काफी हद तक उन्होंने हासिल भी किया, और वो सब दबाव बना लिया था। उसके बावजूद आपने एक चीज ऑब्जर्व नहीं की कि अभी तक, कल शाम को 5 बजे संघर्ष विराम भी हो गया, दोबारा टूट भी गया, फिर से जुड़ भी गया कहने को, लेकिन आपने प्रधानमंत्री का उस संघर्ष विराम पे एक शब्द देखा है कहीं ट्विटर या कहीं पर? एक। रक्षा मंत्री जी का देखा हो, जो जिनको आपने नया एंकर कहा, योगी जी का देखा हो, अमित शाह जी का देखा हो, अजीत डोभाल जी का भी देखा हो। 5:33 पर एक ट्वीट करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो घोषणा करते हैं कि इन दोनों देशों के बीच में मैंने सीज फायर करा दिया। अमेरिका करता है। उसके बाद पाकिस्तान वाले शुरू हो जाते हैं कि सीज फायर हो गया। 5:55 पे विक्रम मिस्त्री घोषणा करते हैं कि हाँ, सीज फायर हो गया है, और 12 तारीख को किसी तीसरे देश में न्यूट्रल वेन्यू पे हम बात करेंगे। और 6:10 पे जो मुझे बताया गया वो विदेश मंत्री ने किया। ठीक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी ने कोई ट्वीट किया हो तो मुझे दिखा दें जो सीज फायर हुआ हो। और उसके बाद जो रात को जो घटनाक्रम हुआ, जिसके कारण 11 बजे रात को स्पेशल ब्रीफिंग करनी पड़ी विदेश सचिव, वो भी ध्यान होगा आपको, रात को हम जब वो था तो मैं आप लाइव कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान पिटा हुआ है, वो तो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विक्ट्री मना रहा है, उनका रक्षा मंत्री बोल रहा है, उनके तमाम लोग बोल रहे हैं। और जो भारत पूरा दबाव बना करके, जो सारे अपने क्या हुआ क्या नहीं उस पर कुल जमा, कुछ कुल अर्जित पे, उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन भारत की तरफ से जितने भी 56 इंची हैं, सरदार पटेल हैं, अपने बड़े बड़े एंकर जो आपने बताए, जिनके नाम लिए अभी नए एंकर, वो उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं?
रावलपिंडी पे बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ हमला हुआ, उन्होंने आवाज भी सुनी, सारी बात है। फिर आपने संघर्ष विराम क्यों कर लिया, किन शर्तों पर कर लिया, क्या आपने देश को बताया? नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? प्रधानमंत्री 22 तारीख से लेकर अब तक क्या देश के सामने, लोगों के सामने रूबरू हुए? मधुबनी तो चले गए, वोट भी मांगा है, सारी बात होगी। उसके अलावा बाकी सारी चीज भी कर ली उन्होंने। क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या देश के नाम कोई संदेश दिया? क्या कोई संसद का स्पेशल सेशन बुलाया? खड़गे ने भी मांग की, अपने राहुल गांधी ने भी मांग की। कल राहुल गांधी ने फिर भी चिट्ठी लिखी है कि जी दोबारा बुलाइए, अब भी बुला लीजिए सेशन। किसी ने कुछ किया? क्यों नहीं किया? दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजनाथ सिंह का आपने जिक्र किया। राजनाथ सिंह पिछले 11 साल में जितने नहीं दिखे होंगे आपको, जितने इन 10 दिनों में लगातार हर एक फ्रेम में दिखे। और वो कब दिखते हैं? केवल इशारों में बता रहा हूं, दर्शक बहुत समझदार है, हमसे ज्यादा समझदार है, समझ जाएंगे। जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य का परिणाम आता है चुनाव का, जब जीत रहे होते हैं तो किसका फोटो दिखता है? मोदी का। और किसी का फोटो होता ही नहीं। और जहां कुछ गड़बड़ होने की संभावना हो तो उसमें कौन दिखता है? जेपी नड्डा। ये लगातार चल रहा है सालों से। तो इस बार आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी पिछले 5-6 दिन से, जब 4 दिन तो संघर्ष ही चलाई, जब भी प्रधानमंत्री को के छपास और दिखास की बड़ी एक पुरानी समस्या है, तो उसकी वीडियो जारी करते थे, कभी 12 सेकंड की, कभी 24 सेकंड की, कल भी जारी की, आज भी फोटो आए, या आज भी सबसे मीटिंग की, मीटिंग जो भी चल रहा था। राजनाथ कब दिखाई देते थे? राजनाथ लगातार दिखाई दे रहे हैं, विजिबल है। तो इसका मतलब समझिए आप क्या है। किसी ने ट्वीट नहीं किया, किसी ने 2 शब्द नहीं कहे। आज राजनाथ जी को लखनऊ जाना था, ब्रह्मोस की यूनिट का उद्घाटन करना था, नहीं जा पाए, दिल्ली में बिजी थे, सही बात है। तो उस समय आज ही कह देते कम से कम के सीज फायर किन हालात में किया गया, किन परिस्थितियों में किया गया, किन शर्तों पर किया गया, अमेरिका को क्यों लिया गया, ट्रंप ने कैसे क्रेडिट ले लिया, तीसरी पार्टी की मध्यस्थता कैसे आई। ये सारे सवालों के जवाब राजनाथ ही देते, प्रधानमंत्री तो नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जवाबों से ऊपर है। ये जो चीज है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये पूरे का पूरा बिल्डअप जो था 22 अप्रैल से लेकर के जब पहलगाम में नरसंहार हुआ, इसमें डॉगी मीडिया, गिद्ध मीडिया के चैनलों ने अपने थंबनेल्स के जरिए पहले युद्ध का अनुमाद बढ़ाया, पूरा अनुमाद बढ़ाया, उसको एक पीक तक लेकर के। और उस पीक के बाद ठीक 15वें दिन भारतीय सेना ने बहुत प्रेसाइज स्ट्राइक किया। 21 में से 9 टारगेट्स में, टेररिस्ट टारगेट्स में, 2 हेडक्वार्टर, बाकी लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग सेंटर। ये बात बिल्कुल स्पष्ट ऑफिशियल है कि भाई 21 की लिस्ट भारत सरकार को आईबी रॉ ने दी थी। तो फिर बाकी तो सारे पूरे नहीं हुए, 9 ही हुए ना, 12 तो रह गए। राजनाथ जी जो अब सारे दावे कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, आज इनका सबसे दावे दुवे ठीक है, सब पॉलिटिकल भाषण है, सब चलता रहता है, सारी बात है। योगी जी को तो आता ही है, यही भाषण देंगे और क्या करेंगे, गरजते ही है वो, ठीक बात है। सवाल ये है कि जो देश पिछले कल शाम को 5 बजे से लेकर के अब 22 घंटे हो चले हैं, जो देश 22.5 घंटे, जो देश जानना चाह रहा है, उन सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल रहे? सवाल तो ये है ना, उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और जो आपकी 22 तारीख से लेकर 22 अप्रैल से लेकर के आज तक, इनमें सबसे बड़ा सवाल क्या है? अभी क्या कह रहे थे राजनाथ जी कि भारत जो आतंकवादी हैं वो सरहद पार भी सुरक्षित नहीं। हम मान लेते हैं, सल्यूट करते हैं भारत की सेनाओं को कि कोई समस्या नहीं, उन्होंने करके दिखाया। लेकिन जो 22 अप्रैल को जिन्होंने 4 आतंकवादियों ने जो नरसंहार किया था, वो कहाँ है? वो आए कैसे थे 150 किलोमीटर चल के, और वो गायब कहाँ हो गए? 22 तारीख से लेकर के आज तक 20 दिन हो गए, कहाँ है वो? उनको क्यों नहीं पकड़ पाए? वो कहाँ चले गए? आए कैसे थे? वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? वहां इंटेलिजेंस क्यों नहीं थी तो एक्ट क्यों नहीं हुआ? इन सवालों के जवाब कोई नहीं देगा। ट्रंप कैसे बीच में आ गए? 2 देशों के बीच में हम तो तीसरे को वैसे अलाउ नहीं करते, शिमला समझौते में प्रोविजन है, उसके बावजूद भी आ गए। तो उनका ट्वीट दिखाइए, एक बार दिखाइए ट्रंप का ट्वीट, उसमें उन्होंने फिर वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ट्रंप की नीचे से सेकंड लाइन पड़ी है, आफ्टर 1000 days a solution can be arrived at concerning Kashmir। डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का जिक्र कैसे कर सकते हैं? गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन ए जॉब वेल डन। हु इज ट्रंप? कश्मीर के ऊपर, इसका मतलब हमने उनकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली, क्योंकि ट्रंप की तो किसी बात का विरोध आप करते नहीं कभी भी। ये ट्वीट ट्रंप के करने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस चीज का हमें डर था वही हुआ। हम क्या करना चाह रहे थे इस संघर्ष के जरिए? हम पूरी दुनिया का ध्यान आशीष भाई खींचना चाह रहे थे स्ट्रेटेजिकली, टेक्टिकली, कि पाकिस्तान आतंकी पनाहगाह है, पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है। और नैरेटिव कहां पहुंचा? नैरेटिव पहुंचा कि कश्मीर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस डिस्प्यूट। एग्जैक्टली, कितने बड़ा
जिस चीज को आप बचाना चाह रहे थे, आपका नैरेटिव ठीक उल्टा पड़ गया। और वो क्यों पड़ा? भारतीय सेनाओं ने कोई गड़बड़ नहीं की, भारतीय सेना प्रिसाइज थी बिल्कुल। नहीं उन्होंने नहीं केवल नहीं, हेमंत भाई मैं और क्लियर कर दूं, भारतीय सेनाओं का ये काम ही नहीं है, ये भारतीय डिप्लोमेटिक काम सेना भारतीय सेना का ही नहीं है। भारतीय सेना जो भारतीय काम था वो कर दिया। भारतीय सेनाओं ने केवल टेररिस्ट कैंप, उनके हेडक्वार्टर और लॉन्चिंग पैड हिट किए। आपके गिद्ध मीडिया ने कभी लाहौर कब्जा लिया, कभी सियालकोट पे हमला कर। भारतीय सेनाओं ने टेररिस्ट टारगेट के अलावा अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो उनका स्टेटेड मिशन था। डोगी मीडिया ने क्या फैलाया? गिद्ध मीडिया ने। और वो किसके कहने से फैलाया? कि लाहौर पे कब्जा हो गया है, इस्लामाबाद की तरफ सेनाएं बढ़ गई है, भारतीय सेनाएं सीमा पार कर गई है, वहां पर हमला कर दिया, यहां पर कर दिया है, पीओके जल्द हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये सारे थंबनेल थे। इससे भारत की जो छवि बनी पूरी दुनिया में, वो एक एग्रेसर की बनी, जबकि हमारी सेनाएं प्रोफेशनल थी। तो आपके गिद्ध मीडिया ने पूरे देश के नैरेटिव का इंटरनेशनली सत्यानाश कर दिया और सरकार उसको काउंटर नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने उसका क्या फायदा उठाया? सबसे पहले तो 11,500 करोड़ रुपए का लोन ले गया IMF से, और फिर विक्टिम कार्ड खेल करके अमेरिका को बीच में ले आया। और ट्रंप, बताइए आपको जो करता है, उसने दोनों देशों को एक तरीके से, जो उसका पहला ट्वीट आया कल, वो दोनों देशों को गुरु प्रवचन के तौर पे दे रहा था, और अब वो कश्मीर तक उतरा है वो भला आदमी। वो कल भी लिख रहा है कि ये दोनों देश 1000 सालों से लड़ रहे हैं। इन दिन पाकिस्तान का अस्तित्व 78 साल पुराना है, तो हम कश्मीर पे 1000 साल से 15 साल से कैसे लड़ रहे हैं? चलो उसकी बुद्धि, उसको मुबारक, अमेरिका को मुबारक, हमें उससे। लेकिन वो कश्मीर का जिक्र कैसे कर रहा है? और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने जब कल घोषणा करी शाम को 5:55 पे, उन्होंने कैसे कह दिया कि 12 तारीख को दोनों देशों के NSA एक न्यूट्रल वेन्यू पे मिलेंगे। आप तो पाकिस्तान से पहलगांव से पहले भी आपसी बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थे। आपकी लाइन क्या है? टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, यही लाइन है ना भाई? हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हाँ, तो जब मैं और आप तो बात करने को तैयार नहीं, आपस में लड़ाई हमारी है, मैं और आप आपस में बात करने को तैयार नहीं है, और अब एक का एक मैं और आप बातचीत भी करेंगे और किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे। पहले तो हम आपस में भी बात करने को तैयार नहीं, एक दूसरे के देश में भी बात करने को तैयार नहीं, हम तीसरे देश में क्या करने जाएंगे? और ट्रंप कश्मीर का जिक्र कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब आपने भारत और कश्मीर, पाकिस्तान के मामले में मध्यस्थता स्वीकार कर ली। ट्रंप को आपने हेडमास्टर बना लिया या मॉनिटर बना लिया। ये जो जो चीज इंदिरा है, गांधी, इस समय इंदिरा गांधी की बड़ी रेलेवेंसी है, बहुत ज्यादा। ये बार बार नेहरू और इंदिरा गांधी की बात करने वाले, अगर इंदिरा गांधी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, ये भक्तों को बड़ी मिर्ची लगती है, 2 टके के जो ट्रोल्स हैं, 2 टके, वो भी ज्यादा कीमत लगा दिया है आप लोगों ने। वो हेमंत जी आपने लगाया ज्यादा कीमत, 2 टका जब आप बोलते हैं तो 2 टका फिक्स कर दिया आपने, वो उस लायक भी नहीं है। ये जो है ताली बजाते हैं गांधी और नेहरू और इंदिरा गांधी, ये उनके अगर चरण के धूल, उस धूल का कहीं मतलब एक कण उसका भर अगर उसके बराबर हो जाए ना, वो माथे पे लगा लें सब, तो इंसान में गिने जाए। ये दुनिया के सबसे नाकाम नकारे बात करेंगे, नेहरू फेल, गांधी फेल, इंदिरा गांधी बताएंगे। सुनवाइए इंदिरा गांधी जरा। इंदिरा गांधी कल मैंने किया है प्रोग्राम, देख ले जाकर के, जिसको देखना है, 22-24 मिनट का है, थोड़ा टाइम लगा है उसमें। फौजें देश की सीमा को सुरक्षित रखती हैं और हम सबको कारण है कि हम अपनी सेनाओं पे गौरव करें। लेकिन सेना तब बहादुरी से लड़ सकती है अगर उसके पीछे एक बहादुर मजबूत देश रहे। तो आज जो दिन है कि हम अपने इतिहास को देखें और साथ ही साथ अपने भविष्य को देखें, तो हम ये निर्णय करें कि देश किस दिशा में जाएगा, कितना मजबूत होगा, कितना प्रगति करेगा। ये किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी दूसरे के मदद से नहीं होगा। ये हमें अपने हाथ और पैर से, अपने दिल की मजबूती से, अपने दिमाग की तेजी से हम सबको, आपको और हमको मिलके करना है। सुना आपने? कोई दूसरा फैसला नहीं करेगा, किसी दूसरे की मदद से नहीं होगा। अब फैसला भी दूसरा कर रहा है, हर फैसला हमारा, हर फैसला हमने पावला पटार ने लिख के दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। हर फैसला हमारा ट्रंप कर रहा है। मदद तो पता नहीं किया, कभी नहीं किया, लेकिन फैसला हर वही कर रहा है। हमारा अपना तकदीर का फैसला हमें करना होगा, अपने हाथ पांव से करना होगा। सेना हमारी सक्षम है, उसके पीछे मजबूती से देश को खड़ा होना होगा।
इस देश का मायने क्या होता है? हमेशा देश में आर्मी एंड सिविलियन दो बात होती है। ये सरकार जो होती है ना, वो सिविलियंस का मैं ये मानता हूं, ये मेरी परिभाषा हो सकता है गलत हो, सिविलियंस का प्रतिनिधित्व करती है सरकार। सरकार जब देश मजबूती से खड़े होने का मतलब है ना आदमी के पीछे, यानी सरकार। और इस बार देश तो पूरा मजबूती से खड़ा था। इस देश में जितना इस बार सरकार के एक्शन पर ओवैसी ने साथ दिया है, उतना तो मुझे लगता है देश में किसी ने नहीं दिया होगा। दिन में 3 बार वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान की लानत मलानत कर रहा था। हम आलोचना करते थे कई बार, लेकिन इस बार तो मैं सलूट करूंगा ओवैसी को। दिखा दिया देशभक्ति क्या होती है। बहुत सारे जब बिल में घुसे थे तो देशभक्ति दिखा दिया ओवैसी ने कि क्या होती है, मातृ वतन क्या है हमारा। हेमंत भाई, हम फिर वापस आते हैं इंदिरा गांधी और ट्रंप की सरपंचाई, उस सब से। ये जो मैं उस सब से हट करके फिर दूसरे पहलू पे आइए। बेसिकली ये जो कुछ हुआ है, ये सिर्फ चुनाव के लिए हुआ है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। इन एंकरों की जो आज जो बुलेटिन पढ़ा है 2 एंकरों ने, अभी बहुत सारे ट्रेनी एंकर हैं, ट्रेनी एंकर बहुत सारे हैं, लेकिन जो 2 एंकर आज जो बुलेटिन पढ़े हैं, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, ये बता रहा है कि देश सवाल पूछता रहे, जवाब हम नहीं देंगे, हम अपना फटा हुआ ढोल बजाएंगे, वो आवाज कर्कश लगे चाहे जो हो। आज से शुरू हो गया, एक कैंपेन था बेसिकली। आज इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की है मोदी के, दोबारा रीब्रांडिंग की शुरुआत की है। जो डेंटिंग पेंटिंग खत्म हो चुकी थी, असली चेहरा नजर आने लगा था, उसको फिर से रिफर्बिश करने की शुरुआत हुई है क्या? नहीं आशीष भाई, देखिए सरकार और डॉगी मीडिया कंप्लीटली बैकफुट पर है। क्यों है, मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। सेनाओं ने पिछले 4 दिन की त्याग, तपस्या, बलिदान और ओवरनाइट तैयारियों से जिस तरीके का माहौल बना दिया था और पाकिस्तान को कंप्लीटली बैकफुट पर ला दिया था, उस सारे का जो कुल जमा अर्जित था, उसको एक पल में आपने एक जेडी वेंस और वहां के विदेश मंत्री की कॉल्स पर आपने प्लेट में रख करके पाकिस्तान को दे दिया, या कहिएगा आपने ट्रंप को दे दिया। वरना ये अवसर था पाकिस्तान से आपके पास लिखित गारंटी लेने का कि आज के बाद हमारी जमीन का कोई भी प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों भारत के खिलाफ नहीं होगा। क्या आप कर पाए? जवाब है ना। क्या आतंक पे पूरी दुनिया को एकजुट कर सकते थे आप? कर सकते थे। एकजुटता किस बात पर दिखी? कश्मीर को लेकर के ट्रंप का बयान आ गया। तो आप गए थे क्या करने और लेकर के क्या आए? तो सेना ने जो पूरी तपस्या की थी, जो मेहनत की थी, जिस तरीके का दबाव बनाया था, उस सारे को आपने गंवा दिया। और उसी का परिणाम है कि आज सुबह से आप देखिए क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है। कल आपने जो थोड़ा जिक्र किया ना, इंदिरा गांधी का आपने जिक्र किया, कल जैसे ही 5 बजे ये घोषणा हुई, 5 बजे से अपने क्या नाम इसकी, आप कल्पना कर सकते हैं नरेंद्र मोदी का नाम सोशल मीडिया से गायब हो गया। करोड़ों पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पे जहां पर एक ही शब्द लिखा हुआ है, आयरन लेडी वर्सेस सायरन मैन, क्योंकि मोदी जी सारा दिन सायरन की तरह बोलते रहते हैं। तो वो एक आयरन लेडी थी और मोदी जी को सायरन मैन बना करके, और जो लानत मलानत जिसको आप शब्द कहते हैं, कल से इंदिरा गांधी इतनी ट्रेंडिंग में है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप इधर बिजी हैं तो आपका ध्यान नहीं गया होगा, हर जगह इंदिरा गांधी है। क्यों है वो? उसका एक संदर्भ है। 1971 में जब इंदिरा गांधी गई तो निक्सन ने वहां उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार किया, उन्होंने पहले तो उसका जवाब दिया वाशिंगटन के प्रेस क्लब में। उनका कि कोई दुनिया का देश हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, पहली बात। वो वहां से वापस आई, उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने विपक्ष के तब नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको घर बुलाया, बंद कमरे में 1 घंटा बातचीत की और बाहर आके घोषणा क्या की कि यूएन जनरल असेंबली के अंदर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल जी भारत का पक्ष रखेंगे। एक वो दौर था। और आज क्या दौर है? आप मैं उसके बाद की कहानी जोड़ देता हूँ। महासभा में तो उनको भेजा, असली मजा सिक्योरिटी काउंसिल। मैंने कहा कल स्पेशली जो आपने कहा सिर्फ इंदिरा गांधी का नाम था, तो मैंने इंदिरा गांधी पर एक प्रोग्राम बहुत 2.5-3 लाख लोग देख चुके। जब 12 तारीख को 3 दिसंबर से युद्ध शुरू हुआ और 12 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई, 16 को तो सरेंडर ही हो गया, तो 12 दिसंबर को भारत की तरफ से उस समय के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह थे, उनको भेजा सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। और उस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से कौन था? बुश सीनियर। और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। बुश सीनियर ने
स्वर्ण सिंह को वहां पर समझाने की कोशिश की, तो स्वर्ण सिंह ने कहा कि पहले आप बताइए, बुश सीनियर से आप बताइए पहले वियतनाम के साथ युद्ध को लेकर के आपकी क्या राय है। और बुश सीनियर का मुंह बुश हो गए, बंद हो गया। वहां से बेइज्जत करके भेजा, भारत के विदेश मंत्री ने बेइज्जत करके बुश सीनियर को। ये ट्रंप कुछ भी नहीं है, अगर वाकई ताकतवर अमेरिका की बात किया जाए ना, ये कुछ भी नहीं है, तो मस्खरा जोकर चुन लिया है। उस देश में बड़े गंभीर और बड़े ताकतवर राष्ट्रपति रहे हैं। ये जोकर की बात हम लोग करते हैं, जोकर बड़ा खतरनाक जोकर है। अरे जोकर कितना भी खतरनाक होगा, वो सिंदूर होठ में और बिंदी नाक में लगा घूमेगा, यही करेगा ना जोकर। वो दौर था। और इंदिरा गांधी ने रामलीला मैदान में संबोधित किया, वो दौर था। इंदिरा गांधी कहते रहे, जब ये बात करते हैं ना, कई बार जब संसद में ये उल जलूल गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो लगता है कितना बौना राजा चुना है हम, जिसके चरणों में माथा टेकने की औकात तुम्हारी नहीं है, उसके बारे में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते। जिसके चरणों में माथा टेकने के लिए भी नहीं, तुमको तपस्या करना पड़ेगा एक बार फिर से टाइम मशीन में जाकर के, उसके बैक जाकर के, बैक गियर में टाइम मशीन में, तब तपस्या करोगे, तब हो सकता है चरणों में माथा टेकने लायक हो। उसके बारे में अपमानजनक शब्द बात करते। जीवन में कोई उपलब्धि अर्जित है ही नहीं है झूठ के सिवाय। जिसके जीवन में झूठ के सिवाय कोई अर्जित उपलब्धि नहीं है भाई साहब, दिखाइए जरा। मैं आखिरी सवाल, दिखा दीजिए वो, तब मैं आपके पास फिर आता हूं। जब दिखाइए भैया, एंकर्स कैसे भाजपा के नेताओं के लिए टोन सेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये इधर देखिए, वो देवगन को, देवगन ने टाइम देखिएगा गौर से, 7:54, 11 मई 7:54। क्या है ट्वीट? बिग टॉप गवर्नमेंट सोर्स से, सरकार के बहुत टॉप लेवल के सूत्र से, दिस पॉज इज अंडरस्टैंडिंग नॉट एग्रीमेंट, दिस पॉज इज अंडरस्टैंडिंग नॉट एग्रीमेंट। अब आप यही शब्द अक्षर याद कर लीजिए और इधर आइए, BL संतोष, बहुत बड़ा नाम है, बताए, संगठन महामंत्री। दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग नॉट एग्रीमेंट। आगे लिखा क्या, वो सोच था, यहां पर लिख दिया गवर्नमेंट। और 8:23, 7:54, 8:23, 6 और 23, 29 मिनट बाद ये ट्वीट करते हैं, आप बताइए, भाजपा का संगठन महामंत्री, बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे, और देवगन को पहले इंफॉर्मेशन मिलती है। इसको सीधा सीधा मान लिया जाए कि सरकार पहले इन गिद्ध मीडिया को बताती है कि अब तुम भाजपा के नेताओं के लिए नैरेटिव सेट करो, नहीं तो भाजपा का संगठन महामंत्री नहीं जानेगा। अब देखिए दूसरा, राहुल शिवशंकर, टाइम देखिए, 7:48, 7:48 पर बिग जस्ट इन, मतलब तुरंत जो आने वाली बड़ी खबर, गवर्नमेंट सोर्सेज, दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। अब यहाँ शब्द देखिएगा, वहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट में था अजय देवगन ने, अरे वो अमित देवगन ने किया था, ये थोड़ा सा और उसको बढ़ाए, दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। अमित देवगन 11:11 पर 3.5 पौने 4 घंटा बाद लिखते हैं, अमित मालविया, ये अमित मालविया सोचिए, इनसे तेज सोर्स नेटवर्क किसी का ही नहीं है भाई, ये आंखों से ड्रोन पकड़ लेते हैं। दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। हटा दीजिए हेमंत भाई के हवाले। अब कुछ हमें सवाल ही नहीं पूछो, बताइए आशीष भाई। देखिए, कई बार रोल रिवर्सल हो जाता है। होना ये चाहिए था कि IT सेल और बीजेपी, उसको पहले सूचना मिलेगी, ऑब्वियसली सरकार में वो है, लेकिन यहाँ ये है कि पहले जो आपके मित्र साउथ ब्लॉक वाले हैं जोशी जी, पहले वो इन गिद्धों को फीड करते हैं, गिद्ध बात करके उसको लगाते हैं, और उसको फिर उसकी जो रीच है उसको मल्टीप्लाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। रोल उल्टा हो गया है, सारा फीड सबके पास वहीं से आता है, जोशी जी ही फीड करते हैं। इस देश के नैरेटिव के फाइनल निर्णायक आज की तारीख में 11 साल से वही जो वो देते हैं। कभी वो पहले बीजेपी को दे देते थे, अब चलो विपरीत हालात है तो पहले वो गिद्ध चैनलों को दे देते हैं, वहां से होके आ जाता है। सवाल दूसरा है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि
ये सारे आज सुबह से ये लाइन प्रधानमंत्री जी ने अभी तक सीज फायर पर एक शब्द नहीं बोला। हमने कहा, रक्षा मंत्री ने नहीं बोला, गृह मंत्री ने नहीं बोला, किन हालात में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किन शर्तों पे हुआ, कोई बातचीत। कौन सा ऐसा गवर्नमेंट सोर्स है जो ये कह रहा है कि संघर्ष विराम एक ठहराव है, समझौता नहीं? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेसिकली मीडिया की जो ये वानर सेना है ना, आप समझिएगा बात को। मैं ये जो ये मीडिया के अंदर, इसको गिद्ध मीडिया कह लो, आप कुछ भी कह लो, ये मोदी जी ने पिछले 11 साल में एक वानर सेना बनाई। और ये वानर सेना बनाई तो ठीक है, उनकी हर चीज में मल्टीप्लाई करते रहे, कर भी रहे उसको, लेकिन आज की तारीख में इसके पास क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस हो गया है। ये अपना अस्तित्व ही गंवा देगी अगर यही लगी रही तो। क्योंकि सरकार का नैरेटिव सुबह से शाम तक पैडल करना और देश के सवालों को छोड़ करके सारी बकवास करना, ये पिछले 11 साल से चल रहा है। और इस यही हालत रही तो आप इस मीडिया को ढूंढते रह जाएंगे। लिख के रख लीजिए आप ये बात, बहुत सारी जगह पर ये इरेलेवेंट हो चुका है। देश का कोई समझदार व्यक्ति इस चैनलों को, इन चैनलों को नहीं देखता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि ये सारे के बीच में अब जो असली सवाल जो कल इस सीज फायर के आए और जो सारी चीजें हुई, उसमें कुछ सवाल बिल्कुल साफ है, जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको गायब कर दिया गया है पॉपुलर नैरेटिव से। और वो क्या है सवाल? वो सवाल ये है बेसिकली कि 11 साल से जो मोदी जी विश्व नेताओं के साथ जहां भी जाते थे, जप्फीबाजी करके, गलबाइयां करके, वो सारी चीजें करके, वो देश के कहां काम आई इस संघर्ष में। मोदी जी के दौर में तो पहली बार ये अवसर आया था कि भारत आमने सामने किसी देश के खड़ा हो गया। पहले गलवान के टाइम में हुआ था, तब इनकी आवाज नहीं निकली थी। अब इन्होंने इसको अवसर चुना और आमने सामने खड़े हो गए। मुझे आप एक बात बताइए, इजराइल को छोड़ करके किसी देश ने आपके साथ खुला साथ दिया हो तो किसी ने एक का नाम बताया? जो रशिया हमारा साथ देता था जिस तरीके से, इस बार उसने भी केवल आतंक की निंदा करने तक और संयम बरतने तक को कहा। इसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा आपको। इसका रूट कॉज है मोदी जी का बड़बोला, इवेंट्स, ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और शॉर्ट ऑफ एवरी नैरेटिव। कोई भी देश की बात, कोई भी विदेश नीति की बात केवल मोदी नीति, जो मैं बार बार आपको कहता हूं, उसका सबसे बड़ा कारण ये था, जिसका जो नाकामी आपने अब देखी कि इंटरनेशनली आप आइसोलेट हुए कंप्लीटली। उसका फायदा किसने उठाया? पाकिस्तान IMF से 11,500 करोड़ रुपए ले गया। उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल करके ट्रंप को इन्वॉल्व कर लिया। उसके बाद जिस तरीके से ये सीज फायर करवा दिया, और हारा हुआ पिटी हुई देश सेलिब्रेट कर रहा है। और जिस देश को अपने सारे के सारे अब जो एम्स थे, जो लक्ष्य थे इस संघर्ष के, जो पूरे करने के मुहाने पे खड़ा था, उसको मजबूर करके जिस तरीके से उसको सीज फायर पे करवा दिया। और अब आप सीज फायर को क्या कह रहे हो डॉगी चैनलों के जरिए कि ये केवल एक ठहराव है, ये समझौता नहीं है। तो आप बताइए ना देश को, ठहराव किन परिस्थितियों में है, किन शर्तों पे है, किन कारणों से है, क्यों करना पड़ा आपने? आप नहीं बता रहे। इसका मतलब आपके मन में खोट है। आप तीसरे देश में बात करने को कैसे तैयार हो गए? आप ट्रंप को बीच में लेने में कैसे तैयार हो गए? इसमें आतंकवाद की जगह कश्मीर की रट कैसे पकड़ ली ट्रंप ने? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बेसिकली मैं और आप बात करने को तैयार नहीं, और अब हम तीसरे वेन्यू पे जाकर के बात करेंगे। आप इस देश को मूर्ख समझते हैं क्या कि आप IT सेल के जरिए, गिद्ध मीडिया के जरिए जो मर्जी कर देंगे? बेसिकली आपको एक बात समझनी पड़ेगी, देश ये जानना चाहता है कि मोदी पर दबाव क्या था। ये जो कूटनीतिक विफलता हुई है, जो देश की सेनाओं ने सामरिक संयम का परिचय दिया, उसका संदेश नहीं गया, बल्कि पूरी दुनिया में देश ये गया कि भारत की लीडरशिप अनस्टेबल है, उसको कोई अकल नहीं है। जिस तरीके से वो इस सारी चीज को लेकर के तैयार हो गए। सरकार का पूरा ध्यान, लक्ष्य जो सामरिक लक्ष्य थे कि आतंकवाद को निपटाओ और आगे की गारंटी लो, उसको हासिल करने की बजाय क्या रहा? घटिया ऑप्टिक्स, घटिया थंबनेल, घटिया वीडियोस, बाहुबली की फर्जी छवि, गिद्ध मीडिया के घटिया थंबनेल, और पूरे जो जोकर का एक वो बना ना, मीडिया पूरा एक जोकर बन गया। और मोदी उसमें मैचो मैन बन करके, जिस तरीके से कल आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, परसों रात को, जिसका हमने कल शो भी किया, रात को 11:15 बजे बीजेपी की IT सेल, याद करिए, मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूं दर्शकों के लिए, 9:30 बजे JD वेंस फोन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और वो उनसे सारी बातचीत होती है, और वहां से भूमिका बनती है कि भाई सीज फायर की तरफ बढ़ा जाए, इसको रोक देते हैं। वहां से शुरू हुआ। 9:30 के बाद 10 मिनट बात हुई होगी, जो भी बात। ठीक 11:15 बजे 31 सेकंड का वीडियो बीजेपी की IT सेल ने बीजेपी के हैंडल पे लगा दिया, मनमोहन सिंह को डिमीन करते हुए, जो दिवंगत व्यक्ति है, और उनके आतंक के सारे को दिखाते हुए। और आखिरी के 13 सेकंड वीडियो में क्या थे कि मोदी सीना फुलाए और ही इज द मैन ऑन मिशन, और सारे आतंकियों को जहन्नुम में भेजेंगे। यही था ना वीडियो में। हाँ, सीना फुलाए सरेंडर करते हुए। और वो
शाम रात को आया वो 11 साढ़े 11 बजे, और कल शाम को 6:40 पर बीजेपी उसको ट्वीट कर रही है कि हमारा सीज फायर हो गया, जो विक्रम मिश्री इसकी घोषणा कर रहे थे। तो मैको छवि कहाँ गई मैको छवि? आप तो आतंकवादियों को नरक पहुंचाने गए थे सारों को। जो अब जिन्होंने पहलगांव में हमला किया वो तो पकड़े नहीं गए, वो भारत में हैं या बाहर चले गए, उनका तो हिसाब कर देते कम से कम। जिन्होंने 26 जानें ली सैलानियों की, उनका हिसाब कौन देगा? वहां होमगार्ड नहीं था, वहां पे पुलिस नहीं थी, वहां पैरामिलिट्री नहीं थी, वहां पर गृह मंत्रालय का शासन है, वो यूटी है, उसका जवाब कौन देगा? आपने बता दिया राजनाथ सिंह ने क्या कहा लखनऊ में, बड़ी अच्छी बात की। इन सवालों के जवाब कौन देगा? इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार था? हुआ तो कौन जिम्मेदार है? इनकी जिम्मेदारी कौन देगा? आप तो परसों रात को आपने प्रीएम्प्ट कर लिया कि अब तो, और जो अब तो हम विजयी बन के निकलेंगे। जो नैरेटिव बना, जिस तरीके से ट्रंप ने हमें डिमेन किया अपने ट्वीट से, बिलिटल किया, वो क्या दिखा रहा है? कि हमने अपनी संप्रभुता पहली बार, मोदी तो कहते हैं मैं सबसे बड़ा 56 इंची हूं, आज तक कमजोर से कमजोर प्रधानमंत्री, गठबंधन की सरकारों के प्रधानमंत्री ने भी पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर के थर्ड पार्टी मीडिएशन स्वीकार नहीं की, किसी ने भी इतिहास में। यहां ट्रंप ने ट्वीट किया, आपके सामने मैंने दिखाया। अभी तक भारत सरकार ने इसका विरोध किया है क्या ऑफिशियली? बता दीजिए, बताइए, दिखाइए कोई चीज, एक लाइन दिखाइए। कल भी किया उसने, आज फिर किया। इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया क्या उसकी मीडिएशन को? और तीसरे देश में बात करने को भी स्वीकार कर लिया। वो तो कल विक्रम मिस्त्री ने बताया था। अब ये देश ये तय करेगा कि मोदी सबसे बड़े ताकतवर थे, 56 इंची थे, या क्या थे। मुझे ये लगता है कि भारत की सेनाओं ने जो पिछले 3-4 दिनों में जो अर्जित किया था अपने वेलर से, अपने शौर्य से, उसको आपने प्लेट में रख करके ट्रंप को सौंपा। ये सॉवरेंटी का भी सवाल था, ये हमारी विदेश नीति का भी सवाल था, ये हमारी सेनाओं की ताकत का भी सवाल था, ये देश के गौरव का भी सम्मान था। और अगर सही मायने में कहो, मोदी के 11 साल में राष्ट्रवाद को चेक करने का सबसे बड़ा एक मुद्दा था, जिस पर आप चारों खाने चित हुए, माफ कीजिए, चारों खाने। और आपको होश नहीं आ रहा है कि अब तक आप, इसीलिए आपने देखा वायुसेना से ये जारी करवाया कि अभी ऑपरेशन हैज नॉट बीन कॉल्ड डाउन। ऐसे ही ये जो डॉगी चैनल्स हैं, ये क्या चला रहे हैं? दिस पॉज इज एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज नॉट एन एग्रीमेंट। भैया आखिर में चीज... तो हम एक ही लाइन कहेंगे, ये तय करना कि अंडरस्टैंडिंग है कि एग्रीमेंट है, क्या है, ये सरकार बताएगी कि देवगन बताएगा और शिवशंकर बताएगा? भाई सरकार बता ही नहीं रही है, सरकार नहीं बता रही है, ये बता रहे हैं सर। और इनका हाल, आपने एक शब्द कहा, उस शब्द में करेक्शन करना चाहूंगा कि बानर सेना तैयार की, नहीं, वो तो राम ने तैयार की थी। इसने किया क्या है कि कहा कि हम तोते पाल रहे हैं, ये राम राम करेंगे, लेकिन ये कौवा थे सब। और कई बार कल भी भाव ने एक शब्द इस्तेमाल किया था ना कि इतना सेना ने, आर्मी ने किया, आखिर में इसने, सरकार ने क्या किया? दिया। आजकल मीम्स बड़े चलते हैं कि सब करने के बाद उसने, और उसी का इंतजार कौवे करते हैं कि कोई भी करे तो वो तुरंत जाए वहां चोंच मारे। कौओं को किस चीज का इंतजार होता है? कौवे तो यही इंतजार करते हैं कि सुबह सुबह लोटा लेके कोई निकले, कोई बिना लोटा निकले, बस उनका भोजन कोई निकाल के चला जाए। और 11 साल से ये देखिए, ये तोते के शकल में जो कौवे हैं, कहते तोता है कौवे, ये 11 साल से हमेशा इंतजार करते हैं उसी गंदगी का। वो सुबह हो रात हो, ये चाहते हैं कि पेट खराब हो, इनका भोजन मिले। तब देखिए इनका उत्साह देखिए, जब जब गंध होती है तब तब इनका उत्साह देखिए। तो इनको कौवा, काक सेना बोलिए आप, कौवा है सर, ये कौवे हैं, गंध का इंतजार करते हैं। और जब जब ये ज्यादा उड़ान भरे, समझ लीजिए गंध ज्यादा फैली है, गंध ज्यादा फैली है, तब ये ज्यादा काव 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 करते हैं। इजाजत दीजिए हमें, आएंगे हम फिर, क्योंकि सवाल बहुत हैं, और ये बहुत नहीं है, मतलब नंबर में ही नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं है, इन सवालों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए क्योंकि अब वाकई मोदी ने कहा था ना, 70 साल में जो नहीं हुआ, कल दिया ना, कल दिया। 70 साल में भारत का सर जो है ना, माथा कभी इतना नीचे नहीं झुका, कल दिया। क्या बोला था मधुबनी में मोदी जी ने?
ऐसी सजा देंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सपने में नहीं सोचा होगा, यही था ना हेमंत भाई? वाकई नहीं सपने में सोचा था कि ऐसा लीप दोगे, सपने में आशीष वाकई भाई, नहीं। एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। जो मोदी जी कह रहे थे ना उस दिन कि मेरी रिस्ट्रिक्टिंग कैपेसिटी का नहीं पता दुनिया को और देश को कल पता लग गया कि आपकी रिस्ट्रिक्टिंग कैपेसिटी देश के मान सम्मान के से भी कोई बड़ी चीज है जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जो कल असल में जो इन्होंने अमेरिका का मीडिएशन स्वीकार किया और इंडिपेंडेंट वेन्यू पे बात करने की बात स्वीकार की, ये वास्तव में कोई नहीं कर सकता था, ये केवल मोदी कर सकते थे। इससे शर्मनाक कोई बात हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक दूसरी घटना नहीं हुई। इसलिए इसको अंडर प्ले किया जा रहा है और अल्टरनेट नैरेटिव ढूंढा जा रहा है, अल्टरनेट नैरेटिव। चलिए खैर फिर आते हैं एक अल्प विराम। आजकल तो हम अल्प विराम ही लेते हैं क्योंकि सवालात बहुत हैं और ये सवाल करना जरूरी है ये सवाल करना। जनता समझे तो बहुत बहुत आभारी हम होंगे, नहीं समझेगी तो भी सवाल हम करते रहेंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, फिर आएंगे हम। नमस्कार।